नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि इतिहास, कला और इकोनॉमी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बिल्कुल अलग-थलग लगते हैं, वो असल में एक ही कहानी का हिस्सा हो सकते हैं? आज हम यही करने वाले हैं। इन बिखरे हुए मोतियों को एक साथ पिरोकर देखेंगे कि इनसे क्या खूबसूरत माला बनती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। ये एक तरह की जासूसी जैसा होने वाला है, जहां हम अलग-अलग सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर तक पहुंचेंगे। और यकीन मानिए, वो तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। हमारा पहला सुराग वो हमें मिलेगा इतिहास के पन्नों से। और देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों के बारे में नहीं होता। ये हमें उस दौर की पूरी दुनिया दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में। दक्षिण भारत में काकतीय वंश जैसे पुराने साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहे थे। पॉलिटिक्स में खालीपन सा आ गया था। और ठीक इसी माहौल का फायदा उठाकर हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। तो कनेक्शन एकदम सीधा है। एक शक्ति का कमजोर होना दूसरी शक्ति के उभरने का रास्ता बनाता है। ये सिर्फ राजाओं के नाम नहीं है, बल्कि ये दक्षिण भारत में एक नए दौर की शुरुआत का सिग्नल है। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और सल्तनतों की तारीखें नहीं है। ये उन लोगों की कहानियों से बनता है जो उस दौर में जीते थे, प्यार करते थे और कला को रचते थे। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास का एक मानवीय चेहरा भी है, जो अक्सर बड़ी-बड़ी लड़ाइयों के शोर में कहीं दब सा जाता है। अब जरा इस कहानी को देखिए। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती। इनकी कहानी सियासत से ज्यादा कला, संगीत और मोहब्बत की है। बाज बहादुर खुद संगीत के बहुत बड़े जानकार थे और उनकी कहानियां आज भी मालवा के लोकगीतों में जिंदा हैं। ये हमें बताता है कि उस दौर के शासक सिर्फ योद्धा नहीं होते थे, उनकी जिंदगी में कला और संस्कृति की भी एक गहरी जगह थी। और जब कला और संगीत की बात हो ही रही है, तो भारत की आत्मा में संगीत का क्या स्थान है? इसका सबसे बड़ा प्रतीक है वीणा। वीणा का सबसे पुराना भारतीय वाद्य यंत्र होना सिर्फ एक जनरल नॉलेज का फैक्ट नहीं है। इसे सीधे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती से जुड़ा जाता है। ये दिखाता है कि हजारों सालों से हमारे समाज में संगीत और आध्यात्मिकता का रिश्ता कितना गहरा रहा है। अच्छा, अब ये कनेक्शन आपको सच में दिलचस्प लगेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर धर्म और कला का संगम तो है ही, लेकिन इसका एक और रूप भी था। पुराने जमाने में जब यूरोप से जहाज भारत आते थे, तो नाविक रास्ते का अंदाजा लगाने के लिए किनारे पर मौजूद बड़ी इमारतों को लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते थे। अब कोणार्क का मंदिर गहरे रंग के पत्थरों से बना है, तो वो समुद्र से दूर से ही काला दिखाई देता था। इसीलिए उन्होंने इसे ब्लैक पगोड़ा कहना शुरू कर दिया। मतलब सोचिए, एक मंदिर सदियों तक अनजान नाविकों के लिए एक लाइट हाउस की तरह भी काम करता रहा। चलिए अब लड़ाइयों और मंदिरों से हटकर थोड़ा विचारों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे कुछ विचार और दर्शन एक देश की पहचान और उसकी नींव को आकार देते हैं। एक राजनेता, एक वैज्ञानिक और एक कवि, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन बहुत गहरा है और वो है कलम। इन तीनों ने अपने सबसे जरूरी विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कलम का सहारा लिया। एक प्रधानमंत्री अपनी भावनाओं को कविताओं में लिख रहा है, एक वैज्ञानिक अपनी आत्मकथा से एक राष्ट्र की उम्मीदों की कहानी बता रहा है। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से कलम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। और वर्ड्सवर्थ की एक लाइन, बच्चा ही इंसान का पिता होता है, ये छोटा सा वाक्य हमें जिंदगी का कितना बड़ा फलसफा सिखा देता है कि हमारे बचपन के अनुभव ही हमारे भविष्य को, हमारे बड़े होने के रूप को आकार देते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के एक प्रतीक की। हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र है, उसका रंग नीला क्यों है? ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं थी। नीला रंग आकाश और महासागर की विशालता और गहराई का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सत्य और धर्म की कोई सीमा नहीं होती और चक्र हमेशा प्रगति का प्रतीक रहा है। तो संदेश ये है कि इस राष्ट्र की प्रगति हमेशा सत्य और धर्म के यूनिवर्सल नियमों पर आधारित होनी चाहिए। ये स्लाइड एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस को दिखाती है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू का नारा है आराम हराम है, जो आजादी के बाद देश के बड़ों के लिए एक कॉल था कि भाई अब राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करने का समय है। और दूसरी तरफ हमारे संविधान का अनुच्छेद 24, जो बच्चों को खतरनाक कामों से बचाता है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि एक समझदार राष्ट्र की निशानी है। वयस्कों को देश खड़ा करना है, लेकिन देश को अपने भविष्य यानी बच्चों की बलि नहीं चढ़ानी है।
तो इतिहास और विचारों के बाद अब जरा जमीन पर आते हैं। अपना ध्यान इस पर लगाते हैं कि कैसे एक देश की पहचान उसकी सीमाओं, संसाधनों और ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी भूमिका से भी बनती है। नक्शे पर देखें तो तीस्ता नदी बस एक नीली लकीर है ना? लेकिन असल में ये भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक बहुत ही संवेदनशील जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। ये नदी दोनों देशों के लाखों किसानों की जिंदगी का आधार है, इसलिए पानी का बंटवारा दशकों से दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। तो एक नदी दो देशों की दोस्ती और तनाव दोनों की वजह बन सकती है। और ये जो दुनिया के जुड़ने की कहानी है, ये कोई नई नहीं है। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा, ये एक पुर्तगाली शब्द है जिसका मतलब है खूबसूरत द्वीप। ये नाम उस एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज के युग की देन है, जब यूरोप की ताकतें दुनिया के नए समुद्री रास्ते और व्यापारिक केंद्र खोज रही थीं। ये ठीक वही दौर था जब यूरोपीय नाविक कोणार्क के मंदिर को ब्लैक पैगोडा के रूप में पहचान रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया सिमट रही थी और अलग-अलग संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ रही थीं। सदियों के विदेशी व्यापार के बाद अब हम व्यापार और अर्थव्यवस्था के एक बिल्कुल अलग पहलू पर आते हैं। आज भारत की अपनी कंपनियां हैं जो दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गोदरेज का ये नारा, योर्स फॉर लाइफ। ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये भरोसा, मजबूती और ग्राहक के साथ एक लंबे रिश्ते का वादा है। ये बनाने और विश्वास की कहानी है। और ये स्लाइड उस कहानी का दूसरा सिरा दिखाती है। योर्स फॉर लाइफ का मतलब सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि चीजों के पूरे जीवन चक्र को समझना है। जब बड़े बड़े जहाज अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें तोड़ने और उनके कीमती स्टील को रिसाइकिल करने के लिए गोवा जैसे शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाया जाता है। तो एक तरफ गोदरेज का वादा है जो बनाने और भरोसे की बात करता है, और दूसरी तरफ ये शिप ब्रेकिंग यार्ड जो चीजों के अंत और एक नए रूप में पुनर्जन्म की कहानी कहता है। ये हमें किसी भी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल दिखाता है, बनने से लेकर रिसाइकिल होने तक। तो हमने कहां से शुरू किया था? विजयनगर साम्राज्य से, और हम पहुंच गए ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के रिसाइकलिंग यार्ड तक। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी जानकारी बेकार या अकेली नहीं होती। हमने देखा कि कैसे एक मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि दुनिया को जोड़ने वाला एक लैंडमार्क बन गया। कैसे एक नदी दो देशों का रिश्ता तय करती है, और कैसे एक कंपनी का नारा भरोसे की पूरी कहानी कहता है। जरूरत बस उन कड़ियों को जोड़ने की है और ये सवाल पूछने की है कि इसका असली मतलब क्या है हमारे लिए और हमारे आसपास की दुनिया के लिए। और अंत में एक विचार। आज हमने अनुच्छेद 24 की बात की, जो बच्चों को कारखानों से बचाने के लिए बनाया गया था। पर आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं या ऑनलाइन गेमिंग से कमा रहे हैं, इन नई परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मॉडर्न अनुच्छेद 24 को किन नई चुनौतियों का सामना करना होगा, इस पर सोचा जा सकता है।